हेलो, वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैसे गवर्नमेंट के बारे में जो अपनी जनता का जो रखा हुआ घर पे सोना था उसको ज़बरदस्ती ले लेती है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है। और ऐसा ही कुछ अगर मैं बताऊं आपको कि क्रिप्टो के साथ भी होने वाला है तो आप कहोगे कि ये क्या पागल वाली बातें कर रहा है। लेकिन 1934 में कुछ ऐसा ही लोगों ने सोचा था कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया। आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन सी वो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या किया था। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है और उस हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए। अगर आप उसको समझ जाते हो तो अपने आने वाले समय में अपने वेल्थ को आप सेव कर सकते हो, क्योंकि वो भी एस्पेक्ट आपके दिमाग में चलेगा कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी चल सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो 1933 में क्या हुआ था कि अमेरिका है उस समय बहुत ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। वहाँ की इकोनॉमी स्लो थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इसको टैकल करने के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, रूजोवेल्ट नाम का था, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, देख लेना आप। तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसमें उसमें ऐसा था कि अब कोई भी जो नागरिक है, जो भी अमेरिका का नागरिक है, वो सोना होल्ड नहीं कर सकता, सोना रख नहीं सकता। उसको क्या करना होगा, उसके पास जो भी सोना होगा वो गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट उस समय के हिसाब से जो करंट प्राइस होगा उसकी वैल्यू उसको दे देगी। और जो ऐसा नहीं करेगा, जिसके जो अपना सोना उसको नहीं देगा, तो उसके लिए दंडनीय अपराध क्या था कि $10,000 या फिर 10 साल की सजा। तो इस एक तरीके से जोर जबरदस्ती करके अमेरिकी सरकार ने अपनी जनता से सारा का सारा सोना ले लिया था उसी समय 1933 में ही। फिर उसके बाद 1934 में क्या हुआ कि अमेरिका ने बोल दिया कि अब जो हमारा सोने का दाम है वो $35 पर आउंस हो गई। जो $20 पहले था, अब वो $35 पर आउंस हो गई। तो उससे क्या हुआ कि 70% करीब में रातों रात जंप आ गया सोने के दाम में। सरकार ने सस्ते में खरीदा कि महंगे करने की घोषणा कर दी कि अब जो सोने का दाम है इतना होगा। तो ये तो सीधा सीधा देखो कि जो वेल्थ ट्रांसफर जो था ये सिटीजन टू गवर्नमेंट की तरफ ही था। सोने की वैल्यू बढ़ाने की वजह से जो भी विदेश के जो भी थे बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो देखे कि यहाँ पे हमें सोने की ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे वो अपना सोना गिरवी रखने लगे कि भाई हम यहाँ पे सोना गिरवी रखेंगे, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हम उससे ईल्ड या फिर फार्मिंग जो भी है हम करेंगे, उसके बाद हम पैसा इनको वापस करेंगे, अपना सोना वापस ले लेंगे। तो ऐसे करके इनके पास और ज्यादा देशों से, पूरे देशों से इनके पास सोना आने लगा। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब आते हैं 1971 में। यहाँ पे एक ऑन्स का जो प्राइस था वो $35 ही था, जो अमेरिका ने करीब 37 ईयर्स तक इसको कंटिन्यूस फॉलो किया था। वियतनाम वॉर, कोल्ड वॉर, वेलफेयर में काफी पैसा अमेरिका लगाने लगा। इसमें काफी ज्यादा पैसे ये छापता गया अमेरिका। तो अमेरिका का उस समय ऐसा था कि वो उतना ही डॉलर प्रिंट करती थी जितना उनके पास बैकिंग में सोना होता था, गोल्ड होता था उनके पास। लेकिन ये इन सब के चक्कर में, वियतनाम वॉर के चक्कर में, कोल्ड वॉर जो भी चलता था, इसके चक्कर में उन्होंने काफी ज्यादा पैसा उन्होंने प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो कर्ज था वो बढ़ता गया। तो दूसरे देशों को लगने लगा कि इतना सारा डॉलर प्रिंट कर रहा है तो इसके बदले इसके पास सोना उतना है भी कि नहीं, तो ये अपना पैसा लेके पहुंचे कि भाई मेरा सोना वापस करो। तो इनिशियल में तो कुछ वापस किया होगा। फिर क्या होता है, 15 अगस्त इतने सारे लोग जब आ गए तो 15 अगस्त 1971 को वहां का प्रेसिडेंट था निक्सन, वो आया टीवी पे, अनाउंस करता है कि अब हम डॉलर के बदले सोना नहीं देंगे। तो यहीं पे इनका खेल खत्म हो जाता है, जिसके वजह से डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, अनलिमिटेड जो प्रिंटिंग है वो चालू हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, लोगों की सेविंग जो है, लोग जो सेविंग करके रखे थे वो भी आधी हो जाती है, गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो कम हो जाता है। जैसे मान लो किसी ने 1970 में $100 का कर्ज लिया था, 1980 में उसे $100 वापस करने हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण $100 की वैल्यू $40 से $50 हो गई, तो उसे सिर्फ $40 से $50 ही उसको देने होंगे। जहां पे उसको $100 के सोना बेच के उसको देना होता, वहां पे उससे सिर्फ $40 और $50 का सोना बेच के को अपना जो कर्ज था उसको चुकाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने अपना उल्लू सीधा किया था। यही सबसे बड़ा हाइस्ट था, सबसे बड़ी स्कैम थी अमेरिका की तरफ से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को। अब आते हैं 2026 में। यहाँ पे जो गेम है वो दो तरीके से खेला जा रहा है। पहला है वो स्टेबल कॉइन है और दूसरा है जो वो बिटकॉइन है। स्टेबल कॉइन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। अगर उसको अभी स्टेबल कॉइन को अच्छे से समझना है तो उसको आप देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले इस वीडियो को देखो आप, फिर जाकर उस वीडियो को देख लेना। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मोटा मोटा मैंने क्या बात किया। फिर भी मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। जो भी USDT होता है वो अमेरिकी डॉलर से पैग होता है, और जो 2025 में जीनियस एक्ट लाया गया है अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, वो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर सकती है।
तो एक तरीके से देखो तो वो सेंट्रलाइज हो जाता है। तो ये मोटा मोटा हो गया स्टेबल कॉइन के बारे में। बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन क्या है? नो गवर्नमेंट, नो बैंक, नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, फिक्स सप्लाई 21 मिलियन, डिसेंट्रलाइज है पूरी तरीके से। ये वो एसेट है जो आपसे कोई जब्त नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट आपसे जब्त नहीं कर सकती अगर आपका बिटकॉइन है वो किसी हार्डवेयर वॉलेट में है। और जो गवर्नमेंट है वो जो बिटकॉइन को खतरा मानती है, क्योंकि मॉनेटरी कंट्रोल जो होता है उनके हाथ से निकल जाता है। स्टेबल कॉइन है वो तो वो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बिटकॉइन को वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो असल बात यह है कि स्टेबल कॉइन है, कॉम्प्रोमाइज है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गवर्नमेंट का खतरा उस पर है, गवर्नमेंट कभी भी उसे कंट्रोल कर सकती है। बिटकॉइन है, वॉलेटाइल तो है, लेकिन फ्रीडम है, आपके पास आपका पैसा है, सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट में आप रखोगे तो आपको उसके पास कंट्रोल रहेगा, फुली डिसेंट्रलाइज्ड है वो। 1934 में सोना लिया, 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड जो था उसको तोड़ दिया। स्टेबल कॉइन को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और बिटकॉइन को दबाने की भी कोशिश कर रहा है। तो इतना सारा सुनने और सोचने और समझने के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप स्टेबल कॉइन में पैसे मत लगाओ, बिल्कुल लगाओ, अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, सर्कल है, सर्कल का स्टॉक है, यील्ड फार्मिंग है, डीफाई है, सब एक्सप्लोर करो आप। लेकिन साथ ये भी समझो स्टेबल कॉइन एक टेक्निकल प्ले है, मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए ये है। बिटकॉइन है स्ट्रेटेजिक होल्ड के लिए, लॉन्ग टर्म प्लान है ये। मेरा सुझाव ये है स्टेबल कॉइन में आप 70% जो है उसको होल्ड करो, आप यील्ड फार्मिंग करो, सर्कल के स्टॉक में लगाओ, डीफाई प्रोटोकॉल को यूज करो, लेकिन 30% जो है आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में डालो, हार्डवेयर वॉलेट में रखो आप, बस इतना ही। बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एसेट होते हैं वो कभी भी मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा 1934 में सोने का कंट्रोल, फिर 71 में डॉलर को कंट्रोल किया था, डिवैल्यू किया था, फिर स्टेबल कॉइन CBDC द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऑलराइट दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई आपका दोस्त है जिसको फाइनेंस में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।